जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेरित में स्वागत है। आज का हमारा विषय है गुरु ग्रह के बारे में, जुपिटर जिसे कहते हैं हम, और इसका गोचर 13 अगस्त से पुनर्वसु नक्षत्र में होने जा रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का अपना नक्षत्र है और इसमें ये कह सकते हैं कि ये इसका पुनर्वसु, जैसे नाम बता रहे हैं, पुनर मतलब रिन्यू होना, किसी भी चीज़ को फिर से ग्रो करना। तो ये नक्षत्र की क्वालिटी है और गुरु ग्रह वैसे ही ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। तो दोनों की क्वालिटी अगर देखें तो गुरु विजडम के, नॉलेज के, प्रॉस्पेरिटी देने वाले ग्रह हैं, ग्रोथ देते हैं, फैमिली और बच्चों का ये कारक ग्रह हैं। आपके धन के जो लाभ है स्थान है उसके मालिक हैं, धर्म स्थान के मालिक हैं, धर्म स्थान के कारक ग्रह हैं, और 12th हाउस जो है आध्यात्म का है उसके भी कारक ग्रह हैं। तो गुरु ग्रह जो है बहुत ही ज़्यादा कुंडली में प्रभावशाली ग्रह हैं, इसलिए इनके बहुत से फील्ड में हमारे असर देखा जाता है। इसलिए इनके लिए इनका गोचर देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब अगर डेट देखें तो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं। जो मैंने बताया कि पुनर्वसु का मतलब यही होता है, आप रिन्यू करना किसी भी चीज़ को और रीग्रोथ या फिर से एक किस्म से अपनी वो पोजीशन पाना, ये सब कह सकते हैं इसको। और इनका अपना, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी भी गुरु ही हैं और बेसिकली थोड़ा सा पैसिव ज़रूर है। पैसिव का मतलब ये, क्योंकि गुरु जो है वो स्पेस से रिलेटेड है। स्पेस इटसेल्फ इज़ ए पैसिव नेचर। तो अब ये बड़े लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि गुरु के 3 पद जो है वो मिथुन राशि में पड़ते हैं, 1 पद कर्क राशि में पड़ता है। गुरु 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में एंटर करेंगे और ये अगले साल 18 जून 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। बीच में अब ये वक्री भी होंगे। 12 नवंबर से लेकर 12 मार्च तक वक्री भी होंगे ये, और कर्क राशि में जो इनका पीरियड रहेगा वो रहेगा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक, और फिर 1 जून से 18 जून तक ये कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद ये 18 जून के बाद ये पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। तो काफ़ी लंबा समय होता है ये, अगस्त से लेके और जून तक का। तकरीबन आप ये कह लें कि 10-10.5 महीने हो जाते हैं। और इतने लंबे समय के लिए अपने नक्षत्र में रहना और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसे नाम बता रहे हैं, एक तो गुरु स्वयं खुद ही एक बहुत ही अच्छे ग्रह गिने जाते हैं, नेचुरल बेनिफिक हैं। कुंडली में जहाँ भी बैठे हो वहाँ पर ग्रोथ देते हैं, जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर ग्रोथ देते हैं। और फिर ऐसे नक्षत्र में जाना जहाँ पर ये जो है आपको रिन्यू और रिस्टोरेशन करें, जहाँ पर आपको एक फिर से अपनी पोजीशन दिलाएं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इनका जो गोचर है आर्द्रा नक्षत्र में बहुत ही एक किस्म से तूफ़ानी रफ्तार रही है, क्योंकि उसमें वायु तत्व तो है ही है, वायु तत्व तो इसमें भी है पुनर्वसु में, लेकिन उसके अंदर क्या है कि बादलों के साथ है, गड़गड़ाहट के साथ है, बहुत बदलाव हैं उसमें, बहुत चेंजेस हैं उसमें। तो इस वजह से उसमें उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें जो चेंजेस आए हैं, और जिस तरीके से वहाँ पर गुरु ने वहाँ पर जैसे राहु के नक्षत्र में, क्योंकि गुरु चंडाल योग भी बनता ही है,
तो वहाँ पर कुछ बहुत बड़े बदलाव आते हैं, बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। और जैसे कि आप सुन भी रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमीज़ में किस किस तरीके से जो डीलिंग्स चल रही हैं, अभी टैरिफ चल रहा है और कहीं कुछ एग्रीमेंट कुछ हो नहीं रहे, इकोनॉमिक स्लो डाउन सा लग रहा है, कुछ कंडीशन ऐसी बन रही हैं कि जहाँ पे कुछ सेटल नहीं होता दिखाई देता। लेकिन अब जब पुनर्वसु नक्षत्र में ये 13 अगस्त के बाद आएंगे तो चीज़ें जो है इकोनॉमिकली भी सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, फिर से एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये आगे आपके इवन स्टॉक मार्केट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ओवरऑल सिचुएशन जो है सुधरती हुई दिखाई देगी अगले साल ये जून तक। उसके बाद जब ये पुष्य नक्षत्र में आएंगे उस पर विश्लेषण बाद में करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो जो 10 महीने का पीरियड है वो काफ़ी एक किस्म से रिन्यूअल का है और रिस्टोरेशन का है, अपनी पुरानी पोजीशंस को अचीव करने का है। तो यहाँ पर ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब देखें कि अलग अलग राशियों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है। 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा इसका। अब सबसे पहले शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए गुरु जो है वो तीसरे घर में है। तीसरा घर बेसिकली आपका कम्युनिकेशन का है, आपके जो साथ लोग काम करते हैं उनका है। दूसरा भाई बहनों का है, छोटे भाई बहनों का है। तो इन सब एरियाज़ में दूसरा आपका करेज है, आप स्किल किस तरीके का लेके आते हैं, किस तरीके का स्किल दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ करेंगे उसमें आपको एक फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। आप कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन ले पाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, काम जो है अब सीधे रास्ते चल पड़े हैं। तो ये स्थिति है, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठकर जो है वो आपको सीधी सप्तम दृष्टि तो पड़ती है भाग्य स्थान पर, पंचम दृष्टि पड़ती है आपके सप्तम भाव पर, जहाँ पर बिजनेस व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी जो लाभ स्थान है, तो लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये मेष राशि वालों के लिए है। इसके बाद वृषभ राशि के लिए बात करें तो वृषभ राशि के लिए ये दूसरे घर में बैठेंगे और फिर बीच में ये तीसरे घर भी जाएंगे। अब वृषभ राशि के लिए गुरु जो है वो एक फंक्शनल मेलेफिक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि 8वें और 11वें घर के स्वामी हैं। 8वां घर एक बहुत ही अनसर्टेन प्रेडिक्शन होती है और इविल हाउस भी गिना जाता है। 11वां घर स्वास्थ्य में परेशानियां देता है और लेकिन लाभ भी देता है, फाइनेंशियल गेंस भी देता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ सडननेस भी होगी इसमें, अचानक से कुछ हो सकता है, कुछ लॉसेस भी हो, कुछ नुकसान भी हो धन का, कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, अचानक से भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी गुरु के वृषभ राशि के गोचर में। तो इसमें आपको खासकर वृषभ राशि वालों को इस पीरियड में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने पैसों को लेकर, अपने वैल्यूएबल चीज़ों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, वह सब तरफ आपको बहुत ही ध्यान से चलना है ताकि आपके लिए सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। ये सब आप देखिए। बाकी मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में ही बैठे हैं गुरु। पहले घर में जब बैठे होते हैं तो दिग्बली भी कहलाते हैं और यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि अपनी राशि धनु राशि पर पड़ रही है, जो सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, व्यापार का है। यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो आपका एजुकेशन का है, बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे ग्रोथ मिलेगी। भाग्य स्थान पर पड़ेगी दृष्टि, तो भाग्य को बढ़ावा देंगे और भाग्य आपका साथ देगा। ओवरऑल स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मिथुन राशि के लिए गुरु जो है वो 10वें घर के भी स्वामी हो जाते हैं, कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हो जाते हैं। तो ये आपको कार्य क्षेत्र से भी अच्छे लाभ देते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि के लिए गुरु जो है वो 12वें घर में बैठेंगे। 12वां घर बेसिकली आध्यात्म का है, मोक्ष का है और यहाँ पर आपको बेसिकली
काफ़ी कुछ एक किस्म से अपनी ईगो शेड करने का है, डोनेशंस करने का है। तो जो कुछ भी आप पाते हैं 12वां घर ऐसा है कि उसमें आपको वो छोड़ देनी पड़ती हैं चीज़ें। लेकिन गुरु जो है, क्योंकि बहुत अच्छे ग्रह हैं, यहाँ पर आपको एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम देते हैं माइंड का। और इसके बाद ये हालांकि 2 महीने के लिए आएंगे यहाँ पर, वो पीरियड रहेगा अक्टूबर 18 से लेके और नवंबर तक, 4 दिसंबर तक। तो कर्क राशि में भी आएंगे, तो ये पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद दोबारा फिर से आएंगे ये अगले साल। तो अगले साल भी ये जो है तकरीबन कुछ दिन रहेंगे, लेकिन कर्क राशि में काफ़ी समय बिताएंगे अगले साल भी। तो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ये है कि कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे, सुख भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि चौथे घर पर पड़ती है जो सुख में वृद्धि करती है। उसके बाद सप्तम दृष्टि पड़ेगी छठे घर पर। छठा घर स्ट्रगल का है, तो स्ट्रगल भी थोड़ा सा आपके लिए होगा ही, और उस स्ट्रगल से निपटने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 8वें घर पर दृष्टि पड़ेगी, नवम। 8वां घर किस चीज़ का है? बेसिकली आपके लिए 8वां घर हो जाता है एक सडन रिजल्ट्स का, आयु का भाव है, कुछ सीक्रेसी का भाव है। तो यहाँ पर कुछ अनप्रेडिक्टेबल से रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अगर अचानक से हो सकता है, कभी कोई फ़ायदा भी हो जाए तो कभी कोई नुकसान भी हो सकता है, ये सब देखा जाता है। तो यहाँ पर राहु भी बैठे होंगे, तो राहु भी कुछ ऐसे ही सडन रिजल्ट देते हैं। तो इस वजह से एक अनप्रेडिक्टेबल सडन एटमॉस्फेयर तो रहेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए अच्छी है, क्योंकि कर्क राशि में भी आएंगे ये इस साल भी, और अगले साल भी ये मई में कर्क राशि में ही आएंगे। तो आपको ओवरऑल फ़ायदा ही मिलेगा। उसके बाद भी कर्क राशि में रहने वाले हैं ये। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये बैठेंगे 11वें घर में। 11वें घर में बैठकर लाभ स्थान है बेसिकली, तो लाभ आपको वृद्धि करेंगे लाभ में। सिंह राशि के लिए ये पंचम भाव के भी स्वामी हैं। पंचम भाव आपके क्रिएटिविटी का है, आपके बच्चों का है और स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ का है। और यहाँ पर गुरु 11वें घर में बैठकर पंचम भाव को भी देखते हैं, तो यहाँ पर एक किस्म से आपको ग्रोथ देते हैं। पंचम दृष्टि जो है वो पड़ती है तीसरे घर पर, जो आपका पराक्रम का स्थान है, छोटे भाई बहनों का है, वहाँ से आपको सहयोग मिल सकता है। और नवम दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, जो कि आपका पार्टनरशिप का है, व्यवसाय का है। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। जब ये कर्क राशि में आएंगे तब हो सकता है थोड़ा बहुत आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो, और आपका थोड़ा ऐसा ध्यान रहेगा कि आप आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, उससे टेम्परेरी इफ़ेक्ट आता है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए काफ़ी अच्छी है। अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए देखा जाए, गुरु का गोचर जो है वो होने वाला है दशम भाव पर। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, तो कर्म जो करेंगे वो बहुत ही एक साफ सुथरे तरीके से करेंगे, ऑनेस्ट तरीके से करेंगे, जिसमें क्योंकि गुरु बैठे हों, गुरु कर्म जो करते हैं वो अपने बिल्कुल सोच समझ के जिस पॉजिटिव तरीके से जैसा करना होता है वैसे ही करते हैं। यहाँ बैठकर इनकी दृष्टि धन भाव पर रहेगी, धन में वृद्धि करेंगे। और नवम दृष्टि छठे घर पर पड़ेगी। छठा घर स्ट्रगल का है, तो स्ट्रगल में आपको मदद करेंगे। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में आपको सहायता देंगे, तो ये स्थिति रहेगी। और गुरु वैसे भी देखा जाए तो आपके चौथे और 7वें घर के स्वामी हैं, तो दोनों जगह से आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि चौथे घर में तो इनकी दृष्टि भी रहेगी, तो प्रॉपर्टी वगैरह में सुख में वृद्धि करेंगे। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए गुरु जो है वो तीसरे और छठे घर के स्वामी हो जाते हैं, तो एक किस्म से यहाँ इनके लिए भी फंक्शनल मेलेफिक हो जाते हैं, और ये बैठेंगे भाग्य स्थान में। तो भाग्य स्थान में गुरु की दृष्टि रहेगी, एक तो आपकी राशि पर रहेगी,
सब और तीसरे घर पर रहेगी जो इनका अपनी राशि है धनु, और साथ ही में पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव एजुकेशन का हो गया। तो इन सब जगह वैसे देखा जाए तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प भी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परेशानी भी लेके आएंगे, क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं। छठे घर के स्वामी होकर आपको कोई ना कोई स्ट्रगल में भी परेशानी देंगे। स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, जिससे आपको रिजल्ट ठीक ठाक मिले। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए गुरु जो है वो एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि दूसरा घर के स्वामी हैं। धन भाव जो है परिवार का भाव है, और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो दोनों ही बहुत अच्छे घर गिने जाते हैं। लेकिन गुरु का गोचर होगा 8वें घर में। अब 8वें घर में गुरु की स्थिति थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, लेकिन क्योंकि नक्षत्र अच्छा है, वहाँ पर आपको रिन्यूअल देंगे, तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो आप ये नक्षत्र की एक खासियत है, जो नेगेटिव थोड़ा सा अगर हो जाए तो आपके अंदर लेजीनेस आ जाती है, आपके अंदर थोड़ा सा पैसिवनेस जैसे होता है कि काम काज में, वो आपको चुस्ती फुर्ती दिखानी पड़ेगी। और दूसरा, आपको थोड़ा सतर्क होकर भी चलना पड़ेगा अपने फाइनेंसेस को लेकर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए गुरु का गोचर होने जा रहा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव आपके व्यवसाय का है, पार्टनरशिप का है, मैरिज स्पाउस के लिए है। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि गुरु बैठे हैं, तो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे, जिससे आपको काम करने में हेल्प मिलेगी काफ़ी। पंचम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर, जो ग्रोथ देंगे, और नवम दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे स्थान पर, जहाँ पर आपके पराक्रम का स्थान है। भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनका सहयोग मिलेगा, आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। और फिर आपकी राशि पर भी दृष्टि पड़ रही है, जिसको मजबूती मिल रही है। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए गुरु बैठेंगे छठे घर में, पुनर्वसु नक्षत्र में। छठा घर स्ट्रगल का रहता है, और गुरु जो है यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो मकर राशि के लिए तीसरे और 12वें घर के स्वामी हैं। अब देखा जाए तो एक पराक्रम स्थान है और एक व्यय का स्थान है, तो लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि छठे घर में बैठे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और 12वें घर के स्वामी हैं, तो स्ट्रगल भी होगा, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि छठे घर में थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति रहती है। लेकिन गुरु की दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ेगी, वहाँ पर आपको मजबूती देंगे। धन भाव पर पड़ेगी तो धन में भी वृद्धि देंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, स्ट्रगल भी चलेगा, थोड़े बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो मिक्स रिजल्ट रहेंगे मकर राशि वालों के लिए। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए गुरु जो है वो एकादश भाव के स्वामी हो जाते हैं और धन भाव के स्वामी हो जाते हैं, और बैठेंगे ये पंचम भाव में। तो यहाँ पर इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, और गुरु जो है पंचम भाव से एकादश भाव को देख भी रहे हैं, वहाँ पर भी ग्रोथ देंगे। इसके बाद पंचम भाव से 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर, भाग्य को मजबूती देंगे, और नवम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, यहाँ पर भी आपको एक मजबूती देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए क्रिएटिविटी है, धन का लाभ है, और भाग्य साथ दे रहा है, तो स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए गुरु की स्थिति जो है वो चौथे घर में होने जा रही है। चौथा घर सुख स्थान है, गुरु की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी गिनी जाती है। यहाँ पर सप्तम दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ेगी, जो धनु राशि है, इनकी अपनी राशि है, और यहाँ पर आपको ग्रोथ देंगे। और पंचम दृष्टि 8वें स्थान पर पड़ती है, जो कि अचानक कोई सडननेस का रिजल्ट का एक माहौल रहेगा। और नवम दृष्टि 12वें घर पर रहेगी। अगर आप कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें फ़ायदा हो सकता है, अन्यथा आप थोड़े बहुत एक्सपेंसेस कर सकते हैं
अपनी किसी भी डोनेशंस पे, अपने धार्मिक कार्यक्रमों में, ऐसी चीज़ों में आप कर सकते हैं। हॉस्पिटल वगैरह के खर्चे हो सकते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। बैठेंगे चौथे घर में तो वहाँ सुख में वृद्धि करेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, ये सब चीज़ें आपको दिखाता है। तो ये था गुरु का गोचर जो है पुनर्वसु नक्षत्र में, और वो भी मिथुन राशि के लिए। कर्क राशि के लिए आगे जब ये दोबारा अगले साल पूरे काफ़ी समय के लिए जब आएंगे कर्क राशि में, उसके लिए अलग बात करेंगे। तब तक के लिए मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए रिन्यूअल का टाइम है, रिस्टोरेशन का टाइम है। और रेमेडी के लिए आप किसी भी माता की आराधना करें। आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, सरस्वती देवी की आराधना कर सकते हैं। क्यों? इसके क्योंकि स्वामी है अदिति, जो कि सबसे जो अदिति जो है वो वासु की जो मदर हैं, जो सबकी मदर हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी आप देवी की आराधना करें, इससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे। अंत में यही कहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाइप का बटन ज़रूर दबा दें। और अगर आपको व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।